तो क्या कभी तुमने सोचा कि डीमन स्लेयर का सबसे बैडएस और सबसे खतरनाक कैरेक्टर यानी कि योरीची अगर तांजीरो के एरा में जन्म लेता तो डीमन स्लेयर की कहानी कितनी ज्यादा ऑसम और कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती। तो इस वीडियो में हम इसी एक अलग और इंटरेस्टिंग टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे और मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दूं कि ये अल्टरनेट टाइमलाइन की कहानी इतनी ज्यादा अच्छी लगेगी तुम्हें कि तुम अपना टाइम भूल जाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करें। तो जैसे कि तुम सबको पता होगा कि योरीची मिचिकात्सु का बड़ा भाई होता है। तो अगर योरीची आज के जमाने में पैदा होता तो मिचिकात्सु भी इसी जमाने में पैदा होता। और जैसे कि तुम सबको पता है कि योरीची ने ही ब्रीदिंग फॉर्म का इजाद किया था और जिसका मतलब ये है कि इस जनरेशन के मिचिकात्सु को ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो खुद की भी मून टेक्निक कभी डेवलप ही नहीं कर पाता। पर ये मत सोचना कि इस टाइमलाइन में ब्रीदिंग टेक्निक एग्जिस्ट नहीं करते, आगे जाके योरीची उनको एग्जिस्टेंस में लाएगा। लेकिन डीमन स्लेयर कॉर्प्स इस वर्जन में ओरिजिनल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक होते हैं क्योंकि उन्हें योरीची के आने से पहले ब्रीदिंग फॉर्म्स के बारे में कोई भी सिखाने वाला नहीं होता। डीमन स्लेयर अभी के लिए मामूली वेपर से लड़ते हैं और डीमंस के लिए वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी नहीं है अनलेस जब तक वहाँ पे योरीची ना आ जाए। और जब पहली बार योरीची डीमन स्लेयर के ग्रुप को ज्वाइन कर लिए और उनको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाने लगे तब जाके डीमन स्लेयर को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब वो डीमंस को बराबर की टक्कर दे सकते हैं। और अगर मुजान के बारे में सोच रहे हो तो मुजान इन सब चीजों को इग्नोर करते जा रहा है क्योंकि उसको अब तक लग रहा है कि कोई बड़ा खतरा नहीं है। और इस अल्टरनेट टाइमलाइन में मुजान ओरिजिनल टाइमलाइन से काफी ज्यादा खतरनाक है। पर धीरे धीरे मुजान को ये समझ में आने लगता है कि अब कोई तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने आने वाली है और उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वो योरीची को मारने के लिए बाहर निकल आता है। और फाइनली इस टाइमलाइन में भी मुजान और योरीची आमने सामने होते हैं और ओरिजिनल टाइमलाइन जैसे इस टाइमलाइन में भी योरीची को मुजान की बैंड बजाने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर इस कहानी में मुजान अपने साथ अपर 12 लेके आता है और जब उसको ये समझने लगता है कि अब मैं ये जंग नहीं जीत सकता वो अपर मून 12 को योरीची पे हमला करने का ऑर्डर देता है। अब ऑफ कोर्स योरीची इन सबको इग्नोर नहीं कर पाते और उनको एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। जहाँ उनका एक छोटे से सेकंड के लिए मुजान पे से ध्यान हट जाता है और मुजान उसी वक्त का फायदा लेके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन 12 अपर मून्स इस टाइमलाइन में कैसे काम करते हैं? तो हम ये एज्यूम करते हैं कि डोल्मा और आकाशा को योरीची नहीं मारते इसलिए डोमा अपर मून 1 होता है और आकाशा अपर मून 2 होता है। लेकिन इन सब भसड़ के बीच जब मिचिकात्सु को इस बारे में पता चलता है कि क्या कांड चल रहा है वो योरीची से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही इस टाइमलाइन में भी मिचिकात्सु अपने भाई से काफी ज्यादा जलस फील करता है जिसलिए वो मुजान से जाके हाथ मिला लेता है और कोकोशिबो बन जाता है। और तुरंत ही कोकोशिबो डोमा और आकाशा को हराकर अपर मून 1 का टाइटल अपने नाम कर लेता है। पर जैसे कि तुम सबको पता है कि आकाशा थोड़ा दिमाग से टेढ़ा होता है तो वो कोकोशिबो को अपर मून 1 के लिए फिर से चैलेंज करता है। अब इस लड़ाई के बारे में ओरिजिनल टाइमलाइन में भी बात होती है पर उस लड़ाई को कभी हमें दिखाया ही नहीं गया। पर इस टाइमलाइन में वो लड़ाई होती है जो कि हमको दिखाई भी जाती है और ऊफो टेबल आने वाले एपिसोड में इस लड़ाई को पूरे जोरदार तरीके से दिखाता है। अब इस पूरे फाइट में मुजान भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता है क्योंकि उसको देखना होता है कि योरीची का भाई आखिरकार कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते मुजान आकाशा और डोमा को मिलकर कोकोशिबो से लड़ने के लिए कहता है। अब ये ऑर्डर आकाशा और डोमा को इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये ऑर्डर उनके ईगो के खिलाफ जा रहा था। पर क्या कर सकते हैं, मुजान को ऑर्डर है लड़ना पड़ेगा। कोकोशिबो इनको फिर से हरा देता है और ये क्लियर हो जाता है कि अपर मून 1 अब कोकोशिबो ही रहेगा। पर इस सब के दौरान तांजीरो की कहानी ओरिजिनल टाइमलाइन जैसी ही चल रही है। उसकी फैमिली मारी जा चुकी है, उसकी बहन डीमन बन चुकी है और वो डीमन स्लेयर भी बन चुका है। पर तांजीरो की कहानी चेंज होनी शुरू होती है मुगन ट्रेन आर्क से। इस टाइमलाइन में भी वो मुगन ट्रेन आर्क में ईवो को हरा देते हैं और इस जंग को जीत जाते हैं। और बल्कि इस टाइमलाइन में रेंगोकू भी मुगन ट्रेन आर्क में कभी मारे ही नहीं जाते क्योंकि आकाशा मुगन ट्रेन आर्क में कभी तांजीरो और रेंगोकू से लड़ने ही नहीं जाता। लेकिन अब तुम ऐसा कह रहे हो कि ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो याद करो कि ओरिजिनल टाइमलाइन में मुजान आकाशा को तांजीरो को मारने के लिए भेजता है क्योंकि उसने तांजीरो के पास वो इयररिंग्स देख ली होती है जिसको उसे पता चलता है कि सन ब्रीदिंग वाला बंदा आज भी जिंदा है। और तब मुजान के ऑर्डर के चलते आकाशा मुगन ट्रेन आर्क में अपना अपीयरेंस देता है। पर इस अल्टरनेट टाइमलाइन में मुजान के लिए तांजीरो से बढ़कर योरीची वाली प्रॉब्लम है और इसी के चलते कभी रेंगोकू की मौत ही नहीं होती। रेंगोकू फैंस, ऐसा होता तो तुम कितने खुश होते जरा कमेंट सेशन में बताना। और नेक्स्ट अब तांजीरो हिनोकामी कागुरा के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए डायरेक्टली योरीची से जाके मिलता है क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने इस सब ब्रीदिंग फॉर्म्स का इजाद किया होता है। और जब योरीची तांजीरो से मिलते हैं तो वो खुद को उसमें देखते हैं
उनके बिलीव्स और मॉरल्स मैच करते हैं और योरिची तांजीरो को पसंद करने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि योरिची तांजीरो को अपने गाइडेंस में लेते हैं और उसको वो सब सिखाते हैं जो उनको पता है। और अगर तुम ये सोच रहे थे कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन में तांजीरो को ओवर पावर्ड दिखाया है, तो सोच लो इस टाइमलाइन में तांजीरो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। योरिची तांजीरो को समझाते हैं कि वो सन ब्रीदिंग यूजर है और अब वो तांजीरो को सन ब्रीदिंग, डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सेल्फ स्टेट और रेड ब्लेड को मास्टर करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अब ऑफ कोर्स बाकी के डीमन स्लेयर के योद्धा भी अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करना शुरू कर देते हैं, पर उन सबसे पहले तांजीरो इसको अनलॉक कर लेता है क्योंकि ऑफ कोर्स तांजीरो इस सीरीज का मेन हीरो है। अब आगे जो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क आता है उसके अंदर तांजीरो अपनी ट्रेनिंग के अर्ली स्टेजेस में होता है, जिस कारण से वो अपने मार्क को अनलॉक तो कर लेता है पर उसको ग्योतारो को हराने में तब भी मुश्किलें फेस होती है। पर ओरिजिनल टाइमलाइन के जैसे ही इस टाइमलाइन में भी वो ग्योतारो को हरा देते, बस फर्क इसमें इतना है कि इस बार टांगेन रिटायर नहीं करता, वो हशीरा बना रहता है। अब आगे का आर्क यानी कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज वाला आर्क वो भी ओरिजिनल टाइमलाइन के जैसा ही इस टाइमलाइन में भी कंटिन्यू होता है, पर इस बार चेंज ये होता है कि मित्सुरी और मोचिरो को अपने डीमन स्लेयर मार्क ऑलरेडी अनलॉक कर चुके होते हैं, तो वो लोग इस आर्क के विलन्स को काफी आसानी से हरा देते हैं, जैसे कि उनका डीमन मार्क ऑलरेडी अनलॉक्ड होता है। अब फाइनली वो पल जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि द फाइनल आर्क। तो फाइनल आर्क बैटल में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि अकाजा और तांजीरो नहीं लड़ते। ओरिजिनल स्टोरी में ये बैटल इमोशनल थी क्योंकि तांजीरो बेसिकली रेंगुको के किलर के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन इस स्टोरी में ये नहीं होता, तो इसलिए हम ये बिलीव करते हैं कि तांजीरो का अपोनेंट इस लड़ाई में कोई और होगा। तांजीरो के साथ दूसरा हशीरा लड़ सकता है ग्योमी के जगह, और बाकी सारे हशीरा जनरली अपर मून के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन में लड़ेंगे, ओरिजिनल प्लॉट से थोड़ा सा हटके। फॉर एग्जाम्पल अकाजा या डोमा सेनेमी या फिर ग्योमी के खिलाफ जा सकते हैं क्योंकि कोकोशिबो का अब एक डिफरेंट बैटल में बिजी हो सकता है। अब एकदम फाइनल बैटल में 2v2 होता है जिसमें एक तरफ मुजन और कोकोशिबो है, वही दूसरी तरफ योरिची और तांजीरो है। इस फाइट के दौरान तांजीरो योरिची के साथ सारी पावर अप्स को फुल्ली मास्टर कर लेता है, पर इस बैटल में आगे जाके दो सेपरेट 1v1 होते हैं जिसमें एक तरफ योरिची कोकोशिबो से लड़ता है और दूसरी तरफ मुजन तांजीरो से लड़ता है। अब एक तरफ जहाँ तांजीरो अपनी पूरी ताकत यूज करके मुजन से लड़ने की कोशिश करता है, वही दूसरी वक्त योरिची अपने भाई से इमोशनल एनकाउंटर करते हैं। अपने भाई की इन हरकतों को देख योरिची काफी ज्यादा दुखी होते हैं, पर बिना किसी ऑप्शन के उनको इस लड़ाई को पूरी पावर के साथ लड़ना पड़ता है। कोकोशिबो को रियलाइज हो जाता है कि वो D1 बनने के बावजूद भी अपने भाई से लड़ाई नहीं लड़ सकता। कोकोशिबो हार मान लेता है और काफी दर्दनाक तरीके से चिल्लाने लगता है, जिसको देख योरिची को उनपे दया आती है और वो कोकोशिबो पे फाइनल वार करते हैं और अपने भाई को इस दर्द से मुक्त करवा देते हैं। और जब कोकोशिबो डस्ट में कन्वर्ट होता है तब योरिची उसके पास वो फ्लूट देखते हैं जो उन्होंने बचपन में उसे दिया था। तब योरिची के आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हैं और अपने भाई को अलविदा करने के बाद तांजीरो की मदद करने चले जाते हैं। अब मुजान को तांजीरो और योरिची दोनों तरफ से घेर लेते हैं और उसको ओवर पावर करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर लड़ाई चलती है, पर आखिर में मुजान को यह समझ जाता है कि उसको अब यहाँ से निकलना है, तो उसको तांजीरो को डीमन बनाना ही पड़ेगा। और कैसे तो भी फाइनली बच बचाते हुए मुजान अपना खून तांजीरो के अंदर डाल देता है, जिससे डीमन किंग तांजीरो पैदा हो जाता है। अब अगली लड़ाई शुरू होती है डीमन किंग तांजीरो और योरिची के बीच में। अब ये लड़ाई काफी वाइल्ड तरीके से जा सकती है, पर तुम इमेजिन करो कि ये लड़ाई किस तरीके से जा सकती है और अपना इमेजिनेशन कमेंट सेशन में उतार दो, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस लड़ाई का कोई बहुत बड़ा रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तांजीरो मुजान के ब्लड का अपने ऊपर का कंट्रोल फिर से पालेगा और उसके बाद एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। और फाइनली डीमन स्लेयर की ये टाइमलाइन काफी कम लोगों के मौत के साथ खत्म होती है और स्टोरी की काफी हैप्पी तरीके से एंडिंग होती है। और इसी के साथ दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में तुम्हारे लिए लाते रहूंगा। एंड अंटिल देन टाटा।